हाँ, तो आज अपन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मुगल। ठीक है, मुगल पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको 5 डायनेस्टी पढ़ाई थी, जो आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी जीजा का टकला साला वाली, वो 5 आई थिंक आपने पढ़ ली होगी बहुत अच्छे से। डेली पढ़ना, मौका छोड़ मत देना, ये मौका है हिस्ट्री के अंदर या इतिहास के अंदर एक पकड़ बनाने का। ठीक क्लास। और जब तक एसएसटी नहीं पढ़ोगे ना, कोई सा भी सब्जेक्ट, साइंस मैथ सब इजी है, एसएसटी इजी नहीं है, बिकॉज इसको लर्न करना पड़ता है, इसमें ईयर याद करने पड़ते हैं, इसमें राजा याद करने पड़ते हैं, बादशाह शासक, ये याद करना बड़ी टेढ़ी खीर है। अच्छी मेहनत करो, मौका है, और इतने अच्छे ऑथेंटिक नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं आपको, कहीं नहीं मिलेंगे। 2-3 बातें पहले शुरू कर दूँ। कुछ कमेंट आए थे कल, एक तो मैं बता दिया मैं जो लिखाऊंगा वो सही होगा बहुत अच्छे से, बुक्स में मिस्टेक हो जाती है तो आपको बुक्स की लोड नहीं लेना। 1504 के अंदर आगरा बसाया था, 6 मत लिखो, 6 बुक में तो 8 लो, गलत है वो। ठीक है, 1504 में एक तो ये 5-7 जनों का कमेंट आ रहे थे, ये सही आंसर हो। 1504 ये जो मैं लिखवाए थे, आगरा बसाया उसने। ठीक है, दूसरी बात, मैं एक कमेंट आया था कि अपने कल पढ़ा था लास्ट के अंदर कि जो इब्राहिम लोदी था, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ था। ये भी आपने एक बच्चे ने कमेंट पूछा, अच्छा कमेंट है, वेरी गुड। तो देखो, राणा सांगा एक्चुअल में इब्राहिम लोदी से, मैंने लिखा था 1517 और 18, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया कमेंट था, ये एक ही जने ने पूछा। 1517-18 के अंदर 1517 और 1518 यहाँ पर 2 लड़ाइयाँ हुई थी एक्चुअल में, वो आपकी बुक में है नहीं, है ना। और मैं आपको एक्स्ट्रा बताता रहता हूँ, लेकिन मैं बताना भूल गया, तो कोई बात नहीं, बच्चे कमेंट्स पूछा, बता देता हूँ कि 1517 और 18 के अंदर राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में 2 युद्ध हुए थे। खातौली का युद्ध, ध्यान से सुनना, एक तो था खातौली का युद्ध, खातौली जगह पड़ती है कोटा के अंदर, पूरी बात सुनना। दूसरा था बाडी, बाडी पड़ती है धौलपुर में, पूरी बात सुन लेना, आज सब कुछ इसका आंसर दे दूंगा मैं। ये 2 लड़ाइयाँ लड़ी थी, 1518 में बाडी धौलपुर के अंदर लड़ाई हुई दोनों के बीच में, और खातौली कोटा के अंदर लड़ाई हुई 1517 में। लेकिन रीज़न क्या हुआ, बच्चे ने क्या पूछा, उसने ये पूछा कि सर जब ये लड़ाई इन दोनों के बीच में हुई थी तो राणा सांगा दिल्ली पर राज क्यों नहीं किया। वेरी गुड, कि राणा सांगा जब जीत गया तो दिल्ली सल्तनत के ऊपर तो लोदियों का राज था, इब्राहिम लोदी लास्ट शासक था, तो वहाँ पर इसको जानना चाहिए। नहीं, ये इब्राहिम लोदी वहाँ से आए था कुछ सेना लेके राजस्थान के अंदर आया, ये दिल्ली के अंदर बैठा था और वहाँ से कुछ सेना लेके खातौली कोटा और धौलपुर राजस्थान के 2 जगह हैं, 2 जिले हैं, यहाँ पर लड़ाई लड़ने के लिए आया था। यहाँ पर सांगा ने कुछ निकाल के नहीं दिया, ये क्या लेगा राणा सांगा, मैंने आपको स्टोरी बताई थी। तो राणा सांगा दोनों युद्धों के अंदर जीत गया था। ठीक है, राणा सांगा बहुत वीर योद्धा थे और दोनों लड़ाइयाँ जीत गए, तो चुपचाप अपना मुंह लटका के वापस चला गया इब्राहिम लोदी। ठीक है, बस इतना सा होता है। यहाँ से यहाँ का राजपाट छोड़ के राणा सांगा वहाँ क्यों जाएंगे, नहीं जाते। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान समझनी है। और अब जो मैं स्टार्ट करूँगा ना आपको, वो इसी से लिंक कराऊंगा। अब देखना, इब्राहिम लोदी यहाँ से बहुत बुरा हारा, राणा सांगा से हार गया, मुंह लटका के वहाँ चला गया। हालांकि इसके पास बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन ज़्यादा सेना यहाँ पर फुल बड़ी लेके आया नहीं, आता तो अभी राणा सांगा उस टाइम पे बहुत पावरफुल थे, कोई ज़रूरत नहीं उसको। अब बात बताता हूँ मैं अपने मुगलों की। ठीक है, आज जो टॉपिक है अपना मुगल, इस बात को पूरा समझना। मुगल राज करेंगे लगभग 200 साल, मुगल भारत पर राज करेंगे। ठीक है, यानी कि 1526 तक अपने पढ़ लिया था, याद है, 1526 तक लोधी डायनेस्टी खत्म हो गई थी। तो 1526 एडी या ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी या एडी तक मुगल एम्पायर रहेगा, मुगल साम्राज्य रहेगा। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। मुगल कब तक रहेंगे, 1526 से लेके 1707 तक। अब मुगलों में क्या होगा, अब मैं एक राजा, एक बादशाह उठाऊंगा, बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले हैं। एक्चुअल में कुछ थोड़ा सा मेरी आदत है आपको थोड़ा सी स्टोरी बताने की या थोड़ा मीनिंग बताने की। तो एक्चुअल में मुगल शब्द का मतलब होता है बहादुर। ठीक है, निडर, बहादुर। ठीक है, निडर या बहादुर मुगल शब्द का मीनिंग होता है। और एक्चुअल में जो ये मुगल हैं, ये 2 वंशों की पैदाइश है, पूरी बात सुनना। 2 डायनेस्टी या 2 क्लेन बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, वंश को एक ही बात है, वंश डायनेस्टी। 2 वंशों की पैदाइश है। कैसे कि जो मुगल थे, उन मुगलों में क्या था कि अपन मुगल में पढ़ेंगे बाबर, पहले क्या पढ़ेंगे, बाबर पढ़ेंगे। तो जो बाबर हैं, अब ध्यान से सुनना, मुगलों को 2 वंशों की पैदाइश क्यों मानते हैं। 2 वंश थे, एक तो वंश था मंगोल, पूरी बात सुनना, और एक वंश या क्लैन था तुर्क। ठीक है, अब जो ये बाबर था, अब बाबर की माँ तो थी मंगोल,
समझ रहे हो, बाबर की माँ क्या थी, मंगोल थी, और इसका पिता जो था वो था तुर्क। तुर्क बोल दो या फिर इसको तैमूर वंश भी बोलते हैं, तैमूर वंश, तैमूर वंश था या तुर्क वंश था। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, तैमूर वंश या तुर्क वंश था, ये मंगोल थे। चंगेज खां मंगोलों के अंदर ही एक सेनानायक होगा, एक कमांडर होगा। चंगेज खां की स्टोरी अलग है लेकिन इतना आप लेवल है नहीं। उस चंगेज खां की वंशज थी इसकी माँ, और तैमूर वंश इसके या तुर्क डायनेस्टी, तुर्क वंश के जो तैमूर वंश होता था उसके थे इसके पिता। ठीक है, और इन दोनों से पैदा हुआ बाबर, इसलिए इनको क्या बोला जाता है कि ये जो मुगल हैं वो दो वंशों के मतलब तालमेल से फिर दो वंशों की पैदाइश मानी जाती है। ठीक है, अब मैं और बताऊं आपको बात एक छोटी सी, कि जो बाबर है, बाबर का पूरा नाम क्या था, ज़हीरुद्दीन महमूद बाबर। पूरी बात सुनना, ज़हीरुद्दीन महमूद बाबर, हो सकता है पूरा नाम आ जाए आपके, तो ये इसका पूरा नाम था, ज़हीरुद्दीन महमूद बाबर। समझ पा रहे हो, ये बाबर का पूरा नाम था। एक्चुअल में शॉर्ट में बाबर ज़्यादा फेमस है, लेकिन ज़हीरुद्दीन महमूद बाबर इसका पूरा नाम था। और इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा या फिर शेख उमर मिर्ज़ा, एक ही बात है। मिर्ज़ा पहले भी लगाया जाता है, वो कोई बात नहीं। उमर शेख मिर्ज़ा ये एक ही बात है, ये आगे पीछे हो सकता है। उमर शेख मिर्ज़ा इसके पिता का नाम था, ज़हीरुद्दीन महमूद बाबर के, यानी कि बाबर का पूरा नाम और ये उसके पिता का नाम। और इसकी माता का नाम था कुतलुब निखार। क्या नाम था इसकी माँ का नाम, कुतलुब निखार। कुतलुब निखार इसकी माँ का नाम था। तो कुतलुब निखार जो थी वो मंगोलियन थी, मंगोल वंश की थी, और उमर शेख मिर्ज़ा तुर्क वंश के थे। अब मेरी बात सुनना, एक्चुअल में क्या था कि उमर शेख मिर्ज़ा है ना, वो शुरू से ही ऐसे, ये जो बाबर हैं इनका बेटा था, तो ये 11 साल की उम्र के अंदर ही, ठीक है, 11 या 12 साल की उम्र के अंदर ही ये शासक बन जाता है। कि ध्यान से सुनना, क्यों, क्योंकि अपने पिता की मौत हो गई थी। फिर इसकी दादी ने इसका गार्जियन बनी थी, दादी ने इसको पाल पोस के मतलब बड़ा किया, तो संरक्षिका इसकी दादी थी। तो उमर शेख मिर्ज़ा जो पिता थे, ये शुरू से ही अपनों से ही, मतलब इसके फैमिली मेम्बर रिश्तेदारों के बीच में हमेशा पड़ोसियों से इसके झगड़े चलते रहते थे, और उन पड़ोसियों के झगड़े की वजह से ही इसको उमर शेख मिर्ज़ा को मार दिया गया था। और उसके बाद में फिर छोटी सी उम्र में भी ज़हीरुद्दीन महमूद बाबर यहाँ का शासक बने। ये छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको, वैसे आपको लिखना कुछ नहीं, चाहो तो अपने रफ कॉपी के अंदर या फिर अपनी फेयर कॉपी के अंदर भी एक छोटा चार्ट बना सकते हो, उसको बॉक्स में बंद कर दिया करो। बॉक्स में बंद करने का मतलब कि ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, और ये एक्स्ट्रा स्टोरी थोड़ी मैं जो बोलता हूँ ना स्टोरी, उसको रफली छोटा लिख लिया करो, और उसको बॉक्स से बंद कर दिया। बॉक्स से बंद में क्या रहेगा कि ये हमें सिर्फ स्टोरी रन करनी, एग्जाम में लिखे नहीं आना। तो इससे क्या होगा कि आपको लर्न अच्छा होगा, वरना हिस्ट्री फिर बाद में याद नहीं होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। 11 साल की उम्र बन गया था, ये इनका थोड़ा सा बायोडाटा है। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करेंगे बाबर के बारे में। थोड़ा सा बाबर के बारे में और बता दूं जो आपकी बुक में नहीं है, कि बाबर एक बुक लिखता है, बुक तो आपके कोर्स में बुक लिखता है तुज़ुक बाबरी या फिर बाबरनामा। तो ये जो बाबरनामा बुक लिखता है वो उसके बुक का नाम है बाबरनामा। ठीक है, उस बुक में ये क्या करता है कि भारतीयों को कहता है कि बहुत ही भोंडी शक्ल के, बदसूरत हैं। भारतीयों कैसे बताते हैं कि भारतीय बहुत ही बदसूरत हैं, काले काले से लोग हैं और बहुत ही भोंडी शक्ल है लोगों की, ऐसा बताता है। ये एग्जाम आएगा बाद में, आप जब पढ़ोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और फिर अपनी बुक के अंदर आम को, क्योंकि भारत के अंदर रहता है वो, आम को फलों का राजा बता के जाता है, और भारत को कारीगरों का देश कहता है। कारीगर जानते हो, जो ये मकान बनाते हैं ना, ये कारीगर, क्योंकि यहाँ की जो कलाकृतियाँ देखिए बड़ा, मतलब जैसे अपने इतने अच्छे अच्छे मंदिर थे, ठीक है, तो इसलिए भारत को कहता है कि ये कारीगरों का देश है। ठीक है, और भारत के 2 हिंदू राजाओं का ये उल्लेख करता है उस बुक के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ा बादशाह शासक है। फिर भी एक तो कहता है कि राणा सांगा वाकई राजा था, वाकई शासक था, इसके बारे में वो लिखता है कि राणा सांगा बहुत बहादुर निडर राजा थे, वाकई पराक्रमी राजा था। और एक करता है कृष्णदेव राय, ये साउथ के आपके आगे आएगा तो बताऊंगा, वरना बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है। इन 2 राजाओं के बारे में बड़ी मतलब तारीफ करता है ये। ठीक है, ऐसे कुछ बातें हैं इस बाबर की, ज़्यादा आपको क्या मैं स्टोरी बताऊंगा तो फिर पूरे दिन स्टोरी पढ़ते रहो, क्योंकि बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत अच्छी स्टोरियाँ हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा बताता रहूँगा। अब अपने स्टार्ट करते हैं कि एग्जाम में आपके कोर्स में बाबर के बारे में क्या पूछ सकता है, वो नोट्स आपको उतारने, ये रफली आप डायग्राम या छोटे मोटे उतारना चाहो तो उतार लो। ठीक है, अब बाबर के मैंने 4 युद्धों के बारे में ट्रिक बनाई है, बहुत ही शानदार, वो भी आपको मिल जाएगी नेक्स्ट। ठीक है, ओके। हाँ, तो फिर बाबर के बारे में अपन लिखते हैं।
तो पहली बात ये है कि बाबर ने जितने भी युद्ध लड़े हैं, 4 युद्ध बाबर के फेमस हुए जो आपके कोर्स में भी है और वैसे भी है, उन चारों के लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, ठीक है। कि जैसे 1526 के अंदर युद्ध हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध, फिर 1527 के अंदर युद्ध हुआ खानवा का, फिर 1528 के अंदर युद्ध हुआ चंदेरी के मेदिन राय से, और 1529 में हुआ घाघरा का युद्ध। तो ये चारों युद्धों की एक छोटी सी ट्रिक है जो बहुत काम आएगी, क्योंकि ये जो ईयर आपसे पूछेगा एग्जाम में पक्का पूछना है, इसलिए याद ये करना है आपको कि 1526 में पानी पिया मतलब पानी पिया, 1527 में खाना खाया मतलब पानी पिया का मतलब पानीपत का, खाना खाया मतलब खानवा का, और तीसरा जो 1528 के अंदर है वो है चंदेरी। तो चंदेरी से अपने शॉर्ट में लिख देते हैं चाय पी, और घाघरा यानी घर से घाघरा मतलब समझ गए आप। तो ये छोटी सी ट्रिक है, पानी पिया, खाना खाया, चाय पी और घर गया, सिंपल है। तो देखो पानी पिया इसे पानीपत ले लिया अपने, फिर खाना खाया से खानवा का लड़ाई हो गई, खानवा का वॉर हो गया, फिर चाय पी, चाय से चंदेरी हो गई, ठीक है, और लास्ट चौथा घाघरा यानी घर से घाघरा। तो ये चारों युद्ध की छोटी सी ट्रिक बहुत काम आएगी। 26, 27, 28, 29, 1526, 1527, 1528, 1529, ये ईयर ये भी याद करना बड़ा इजी रहेगा, ठीक है, क्योंकि लाइन वाइज है इसलिए अपनी ट्रिक वहाँ पर लग जाएगी। तो बहुत इजी से ट्रिक है, चारों आपको याद करनी है, पक्का क्वेश्चन आना है कौन सा युद्ध कब हुआ था, अब आपको इजी पड़ जाएगी। चलो ईयर में कोई दिक्कत नहीं है और जगह में कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ी बात ये करता हूँ, आपको पता है अपन ने कल लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था कल वाले में कि 1526 के अंदर पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा कर ही आया था, आपको पता है ना, भारत के अंदर मुगल साम्राज्य का संस्थापक बना, किसको हराया था, इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, वही वाली बात है। तो बाबर एस्टेब्लिश द मुगल एम्पायर इन इंडिया इन 1526 AD आफ्टर डिफीटिंग इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये अपन ने कल ही बात कर ली थी कि यहाँ पर बाबर इसको हरा के यहाँ पर अपने मुगल साम्राज्य मुगल एम्पायर की स्थापना करता है, ठीक है। अब एक बात और है जो मैंने अभी आपको बताई बाबर के बारे में, कि जो बाबर है ना, ये चुगताई तुर्क वंश से संबंधित होने के साथ साथ, मैंने कहा था ना अभी आपको कि चुगताई तुर्क वंश का मतलब ये तुर्क वंश में भी उसमें कौन सा नाम है, चुगताई तुर्क वंश, ठीक है, या फिर इसको तैमूर वंश बोल सकते हैं, मतलब इसके पिताजी चुगताई तुर्क वंश के या फिर तैमूर वंश के थे। संबंधित होने के साथ साथ में मंगोल सेना नायक चंगेज खां के वंश से भी इसका ताल्लुक था। तो देखो चंगेज खां 1100 या 1126 के समथिंग बहुत बड़ा शासक हुआ है, लेकिन आपके उतना कोर्स में है नहीं। तो चंगेज खां के द्वारा चंगेज खां ये मंगोल था, तो इन्होंने मंगोल में एक मंगोल नाम का वंश ला रखा था और उसका सेनानायक था ये चंगेज, ठीक है, मंगोल वंश का, मंगोल डायनेस्टी का ये चंगेज का क्या था, एक सेनानायक था। बस सिंपल इतना समझना है कि आपकी ज़्यादा है नहीं। तो पिता तो चुगताई तुर्क वंश के थे और माता मंगोल सेनानायक चंगेज खां के वंश के थी, लेकिन माता पिता अलग अलग लगने की जरूरत नहीं है, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया तो उससे जो पैदा हुए वो मुगल कहलाए। यानी चुगताई तुर्क वंश संबंधित होने के साथ साथ ये इसका भी वंश के से ताल्लुक रखता था। कहने का मतलब ये कि अलोंग विथ हिज कनेक्शन विथ चुगताई तुर्किश क्लैन ही वाज आल्सो एसोसिएटेड विद द क्लैन ऑफ मंगोलियन, ये क्या है, मंगोलियन कमांडर इन चीफ चंगेज खां, ठीक है। तो ध्यान रखना चंगेज खां के वंश से भी ये संबंधित या ताल्लुक रखता था, ये आपको याद सिंपल सा रखना है, बहुत इजी है। चुगताई तुर्क वंश का भी था, चुगताई तुर्क वंश बोल दो, ठीक है, मतलब कि चुगताई तुर्किश क्लैन बोल दो या फिर मंगोल वंश बोल दो, मंगोल क्लैन बोल दो, दोनों से रिलेटेड था। मैंने आपको बता दिया चुगताई तुर्क वंश का मतलब क्या होता है, चुगताई तुर्क वंश से इसके पिता थे, मंगोल वंश से इसकी माँ थी, ठीक है। तो दोनों के जो संतान पैदा हुई वो मंगोल कहलाई, ये सिंपल सी बात थी। और चुगताई तुर्क वंश जो हैं इनको तैमूर वंश भी बोला जाता है, चुगताई तुर्क वंश का मतलब तैमूर वंश, ठीक है, सिंपल। बस आपको ज़्यादा वैसा है नहीं तो ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। फिर मेन चीज़ है कि ये ऐसा पहला क्या नाम इसका मुगल होगा जिसने बादशाह की उपाधि धारण करी, ठीक है। तो ध्यान रखना फरगना की गद्दी पर बादशाह की उपाधि के साथ बैठा, ठीक है, यानी कि द थ्रोन ऑफ फरगना विद द टाइटल ऑफ बादशाह। और मैंने आपको बता दिया फरगना ये जगह पड़ती है उज्बेकिस्तान में, प्रेजेंट में कहाँ पड़ती है, उज्बेकिस्तान में, ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट है इन खानवा 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम आगरा, यानी खानवा की तो जगह का नाम है, खानवा के अंदर जो आगरा से 40 किलोमीटर दूर है। ए बैटल टुक प्लेस बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा, बाबर और राणा सांगा के बीच में इन मार्च 1527 AD
के बीच में एक युद्ध हुआ था, यानी कि आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा में बाबर और राणा सांगा की युद्ध मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ युद्धों की। ये जो इब्राहिम लोदी के लिए युद्ध हुआ था, हालांकि इब्राहिम लोदी इसके अंदर हार तो गया था, क्योंकि इब्राहिम लोदी के पास हालांकि सेना बहुत बड़ी थी। इब्राहिम लोदी के पास सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन बाबर के पास सेना कम थी। फिर भी बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है, क्योंकि बाबर के पास एक बहुत बड़ी सिस्टम थी, एक बहुत बड़ी टेक्निक थी, और वो थी तुलगुमा पद्धति। पूरी बात सुनना, तुलगुमा स्ट्रेटजी इसके पास में थी। स्ट्रेटजी, ये जो तुलगुमा स्ट्रेटजी इसको हमेशा आगे रखेगी, और ये है बिल्कुल माइंड गेम। क्या करता था, अब आपको बुक में कैसे समझ में आएगा, कोई लिखा हुआ ही नहीं है, इसलिए मेरी बात को ध्यान से समझना। तुलगुमा पद्धति होती क्या है? तुलगुमा पद्धति का मतलब है जो बादशाह होता था ना, बाबर, कोई से मान लो बाबर, ये करता था कि ये अपनी सेना को 4 टुकड़ियों में बांट देता था। पूरी बात सुनना, अपने सेना को 4 टुकड़ियों में बांट देता था। कौन? बादशाह। ये सपोज बादशाह है, 4 टुकड़ियों में बांट देता था, और 2 टुकड़ी आगे रखता था। कितनी टुकड़ी? 2 तो यहाँ रखता था, 1 टुकड़ी रखता था लेफ्ट साइड में, और 1 टुकड़ी रखता था राइट साइड में, और बीच में यहाँ रहता था बादशाह, जो सिर्फ इनको ऐसा कहता था कि बस आप ऐसा, मतलब एक तरीके से सजेस्ट करने वाला। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर ये बैलगाड़ियाँ और खड़ी करते थे। पूरी बात सुना, तुलगुमा पद्धति बड़ी शानदार पद्धति होती थी, बड़ा दिमाग लोगों को समझ में नहीं आया। जब इस बाबर पद्धति ने तुलगुमा पद्धति लेके आया ना बाबर, तो यहाँ इब्राहिम लोदी को, राणा सांगा को समझ में नहीं आई हो क्या रहा है। ये इस तरीके से घेराव करके मारते थे कि दुश्मन को ये नहीं पता चलता कि वार हो कहाँ से रहा है, और पूरे के पूरे खत्म हो जाते, चाहे कितने ही सैनिक हो। तो बाबर ऐसा करता था। फिर यहाँ पर बैलगाड़ियाँ खड़ी करता था, चमड़े से बांध, चमड़ा का जो रस्सा होता है, मजबूत चमड़े के रस्से से आपस में उनको बांध देता, जॉइंट कर देता, और बीच में थोड़ा सा गैप भी रखता, ताकि जो भी अपना सैनिक वैनिक वो जा भी सके, और इस तरीके से वो आपस में हिले भी नहीं। और उन बैलगाड़ियों पर, जो लकड़ी की बनी होती थी ऐसे बैलगाड़ियाँ टाइप, उनके ऊपर ये बारूद वगैरह भर के रखते थे। तो जैसे यहाँ क्या करेंगे, वो आके अटैक करेंगे, दुश्मन वाली सेना है ना, तो यहाँ अटैक करेंगे तो वो बैलगाड़ियों पर टकराव होगा। ठीक है, ये इधर से आएंगे, बैलगाड़ियों में टकराव होगा, इसमें वो बारूद वगैरह भर के रखते थे। ठीक है, क्योंकि इसके पास में बहुत बड़ा तोप खाना था, बाबर के पास में बहुत बड़ा तोप खाना था। और हमारे बेचारे राणा सांगा वगैरह के पास में तो क्या था, हाथी थे, और बस ये छोटे थोड़े घोड़े थे, हाथी ज़्यादा हुआ करते थे। और हमारे पास कोई वो सिस्टम नहीं था कि कोई बारूद हो, और बस तलवारें हुआ करती थी, तलवार मान लो, भाला मान लो, ये सब होता है। लेकिन इसके पास ये बारूद वगैरह थे, और ये जैसे सैनिक अटैक तो फटते बहुत ज़्यादा। और आपस में क्या होता था कि अब इसे बाबर को पता था कि इनके पास में हाथी है, तो इसने बारूद पर रखे थे बैलगाड़ी लकड़ी पर, तो जैसे उन पर अटैक होकर बारूद फटते, आवाज़ करते, तेज आवाज़ करते पटाखे की तरह। तो फिर वो हाथी जो है ना, जो इब्राहिम लोदी के पास में हाथी थे, वो हाथी बहक गए। हाथी तेज आवाज़ से बहक जाते हैं, और इस तरीके से बहके कि उन्होंने अपनी सेना को मतलब लात पैरों से चींट दिया। मान लो आप समझ गए, चींटना जानते हो ना, लात पैरों से कुचल दिया। तो ये इस वजह से इब्राहिम लोदी हार गया। सेना बहुत बड़ी थी इसके पास में, फिर भी हार गया। और यही चीज़ यहाँ पर हुई। तुलगुमा पद्धति समझ में आ गई? बस नॉर्मली समझनी, ज़्यादा आपको लोड लेना नहीं है, क्योंकि एग्जाम अलग से नहीं पूछेगा तुलगुमा पद्धति क्या है, ये अपने कोर्स में नहीं है। अब बाबर ने क्या करा कि तुलगुमा पद्धति से युद्ध लड़ा। और दूसरी बात देखो, आपको पता, मैंने कहा था राणा सांगा बहुत शूरवीर था, राणा सांगा बहुत शूरवीर थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मामला कुछ अलग हो गया। बाबर बहुत पावरफुल था, तुलगुमा पद्धति इस्तेमाल करता था, घोड़े थे, है ना, क्योंकि अब हमारे पास क्या, हमारे यहाँ पर जितने भी राजा होंगे ऐशो आराम से रहते हैं, और हाथी रखते हैं। अब हाथी ना तो स्पीड से चल पाता है, और हाथी युद्धों के अंदर उतना अच्छा नहीं होता जितने घोड़े होते हैं। ठीक है, तो एक तो ये सिस्टम हो गया। और अब क्या करेंगे कि ये बाबर तुलगुमा पद्धति से लड़ेगा ही लड़ेगा। दूसरी बात, जिहाद का नारा देगा। ये जिहाद का मतलब धर्म युद्ध होता है। इसने मतलब ये जैसे ये तुर्क था, मुसलमान था, तो इसने तुर्क मुसलमान होने की वजह से इसने जिहाद का नारा दिया कि ये आप मतलब सैनिकों में जोश भरा कि हमें लड़ना है, हम हमारे मतलब जो भी उनके सिस्टम होता है कि हमारे वहाँ का आदेश आएगी, जो हमारे धर्म के लिए लड़ेगा वो ऊपर जाएगा, उस स्वर्ग में जाएगा वगैरह, ऐसे जिहाद के नारे लगवाए इसने। तो इससे भी सैनिकों में जोश आया और खूब तगड़े तरीके से लड़े। और तुलगुमा पद्धति इसकी मेन थी। इस वजह से ये खानवा का युद्ध जो है वो राणा सांगा हार गए। मेरी बात समझ में आ रही है? राणा सांगा हार गए, बाबर जीत गया। तो बाबर, ये बहुत बड़ी जीत थी, राणा सांगा को हराना बहुत बड़ा। आपको पता है इब्राहिम लोदी को, और लोदी भी लड़ा था राणा सांगा से। तो हाँ, ये जो लव जिहाद का नारा दिया विजय होने पर बाबर ने। अच्छा हाँ, जब अब ये इतनी बड़ी जीत हुई तो बाबर ने इसमें गाजी की उपाधि धारण करी। गाजी मैंने आपको कल बता दिया था,
गाजी की उपाधि धारण की, जो हमेशा विजयी रहे, अमर रहे, जो अपने धर्म के लिए जीते, ये सारी बातें इसमें आती है। यानी कि यहाँ से अपन पढ़ रहे थे इंग्लिश के अंदर, बाबर फोर्ट दिस बैटल यूजिंग तुलगुमा स्ट्रेटजी एंड गेव द स्लोगन ऑफ जिल्हाद। ठीक है, जिल्हाद या जिहाद। आफ्टर स्टैंडिंग विक्ट्रीज बाबर एक्वायर्ड द टाइटल गाजी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें जितने मैंने लिखी है इनके बाहर कुछ नहीं जाएगा, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। फिर वापस मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी, 1528 के अंदर बाबर ने चंदेरी, ये चंदेरी जगह का नाम है और ये एमपी के अंदर पड़ती है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पड़ती है चंदेरी। वहाँ का एक राजा था ये मेदिनी राय। मेदिनी राय को इन्होंने, बाबर ने इसने हरा दिया। ये भी एक लड़ाई थी। ठीक है, वही तुलगुनोपत्ति सिस्टम। और यहाँ पर हमारे जितने भी राजा से लड़ेंगे सबको यह बाबर हराएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर, अच्छा एक बात और बताऊँ मैं, ये जो खानवा का युद्ध बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, इसके अंदर सारे राजपूत राजा इकट्ठे हुए थे, क्योंकि खानवा के अंदर जो बाबर राणा सांगा ने सभी राजपूत राजाओं से हेल्प मांगी कि आप आओ और मेरी मदद करो। वाकई आए भी तो, लेकिन दिक्कत वही हो गई कि एक तो राणा सांगा खुद लड़ाई में चले गए। बाबर कभी युद्ध में नहीं जाता था, बाबर सिर्फ आदेश करता था। राणा सांगा खुद तलवार लेकर लड़ने के लिए गए। उसमें क्या हुआ, अफवाह फैला देते हैं लोग, क्या कि जैसे अब कोई भी झूठ बोल जाता है कि अब एक सिस्टम था हमारे कि अगर हमारा राजा अगर गिर के घायल होकर गिर जाए ना, तो पूरी सेना हाथ खड़ा कर देती है कि नहीं अब नहीं लड़ सकते, हम तो हार गए। तो किसी अफवाह फैला देते हैं कि राणा सांगा गिर गया, फिर राणा सांगा बेहोश हो गया, इतने में सारी सेना फिर नहीं लड़ती। ये एक हमारा गंदा सिस्टम था। ठीक है, दूसरी बात, सारे राजा आए ना यहाँ पर, राजा कहने पे तो आ तो गए, लेकिन सारे राजा अपने हिसाब से लड़ रहे हैं, राणा सांगा की नहीं मान रहे। 12-13 राजा जितने भी, आमेर के भी आए, बीकानेर के भी आए, मारवाड़ के भी आए, मेड़ता के भी आए, सारे राजा आए, लेकिन सारे राजा अपने हिसाब से लड़ रहे थे। अपने हिसाब से क्या मतलब, सेना लेके आए, उनको अपने अपने हिसाब से टैकल कर रहे हैं। तो एक साथ इतने सारे वो होना, लीडर एक ही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर आपस में वो तालमेल नहीं बैठ पाता, इस वजह से भी हारे थे। ये बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। आगे आप जब पढ़ोगे हिस्ट्री तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हो। चंदेरी मेदिनी राय को हरा दिया। 1529 में घाघरा के युद्ध में बाबर ने अफगानों को परास्त किया था। ठीक है, मैंने आपको ट्रिक बता दी, चारों ट्रिक क्वेश्चन वही आएगा और ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा। इन 1528 AD बाबर डिफीटेड मेदिनी रो इन चंदेरी, और 1529 AD बाबर डिफीटेड द अफगान्स इन द बैटल ऑफ घाघरा। फिर बाबर, अच्छा इतनी बातें आपको याद करनी है, पक्का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। और एक वेरी इंपॉर्टेंट है, बाबर जो दिनचर्या करता है, बाबर की एक अच्छी खास बात थी कि बाबर जो भी दिनचर्या करता, मतलब दिन में उसने क्या किया, उसको अपनी बुक के अंदर लिख देता था। यानी कि बाबर ने अपनी दिनचर्या की पुस्तक तुर्की भाषा में लिखी थी, तुर्की भाषा में लिखी थी उसने। उस बुक का नाम था बाबर नामा या फिर तुजुक ए बाबरी। पूरी बात सुनना, बाबर नामा या फिर तुजुक ए बाबरी। आपसे एग्जाम पूछेगा बाबर की बुक का नाम, बाबर की पुस्तक का नाम क्या था, बाबर नामा या फिर तुजुक ए बाबरी। किस भाषा में लिखी हुई थी, तुर्की में। ठीक है, और ये भी लाइन लिख लेना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका बाद में फारसी में अनुवाद कर दिया था। ठीक है, फारसी में इसका अनुवाद कर दिया था, ट्रांसलेट कर दिया था। तो बाबर रोट ए बुक बाबर नामा या फिर तुजुक ए बाबरी इन द तुर्किश लैंग्वेज। दिस बुक इज अ रिकॉर्ड ऑफ हिज डेली लाइफ। और अब्दुल रहीम खान खाना ट्रांसलेटेड दिस बुक इन पर्सियन। पर्सियन का मतलब फारसी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम बहुत बार आया है कि बाबर की बुक का या फिर तुजुक ए बाबरी का या फिर बाबर नामा का फारसी में अनुवाद करने वाले लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, तो सिंपल सी ये कुछ बातें थी। टॉप लेवल के नोट्स हैं, मैंने आपको लिखवा दी, इनके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, अच्छे से लर्न करो। ठीक है, तो बाबर कंप्लीट हो गया। बाबर के बाद में नया जो बादशाह शासक बना वो बना हुमायूं। हुमायूं के बारे में आपको थोड़ी बातें बताता हूँ कि हुमायूं, एक लाइन तो ये लिख लो अपन कि बाबर के बाद उसका पुत्र नासिरुद्दीन हुमायूं शासक बना। ये उसकी पूरा नाम है, नासिरुद्दीन हुमायूं। इसके बारे में मैं कुछ बताता हूँ कि बाबर के बाद में हुमायूं बना। अब हुमायूं क्या करेगा कि हुमायूं जैसे ही यहाँ का शासक बनेगा, हुमायूं की एक युद्ध होगा शेरशाह सूरी के साथ। ठीक है, और चलो युद्ध बाद में बता दूंगा, पहले छोटी सी बातें बता दूँ कि हुमायूं है ना, ये बड़ा अंधविश्वासी था। अंधविश्वासी था, ये 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनता था। ये इसकी हुमायूं खास बात है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आया है। तो हुमायूं अंधविश्वासी था, मतलब ज्योतिष में विश्वास करता था कि हर दिन अलग अलग कपड़े पहनने से ठीक रहता है। 7 दिन में 7 कपड़े पहनता था, अंधविश्वासी था और अफीम का बड़ा आदी था, बस अफीम पीता रहता था, 24 घंटा अफीम के नशे में चूर रहता था। और इसीलिए इसने दीनपनाह नाम का एक शहर बसाया था। ठीक है, उस दीनपनाह नाम के शहर के अंदर एक इसने बहुत बड़ी एक तरीके से एक लाइब्रेरी,
समझ पा रहे हो, लाइब्रेरी बनवाई थी। उस लाइब्रेरी के अंदर ये क्या करता था कि नशे में तो चूर रहता ही था, अब लाइब्रेरी के अंदर इसका पैर फिसलने से ये लाइब्रेरी के अंदर पैर फिसल के मर जाता है। ये थोड़ी स्टोरीज की। और अब जब ये क्या करेगा, इसकी एक स्टोरी और है कि इसका एक युद्ध होएगा। वो होएगा, देखो यहाँ से पहले मैं युद्ध पे आता हूँ, उसके बाद स्टोरी बताऊंगा कि बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर 15, बक्सर ये बिहार के अंदर पड़ता है, ठीक है, चौसा नामक स्थान है बिहार के अंदर, बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर 1539 में इसका युद्ध हुआ था। किसके बीच में? शेर खां, जिसका एक्चुअल में दूसरा नाम फरीद खां भी है। पूरी बात सुनना, चलो पूरा बता देता हूँ कि हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए शहर की स्थापना करी, ठीक है, दीन पनाह नामक नए शहर की स्थापना करी थी इसने। और हुमायूं एवं अफगान के बीच में एक लड़ाई हुई थी। इस बात की समझाता हूँ, स्टोरी बताता हूँ इसकी, कि हुमायूं और अफगान के बीच में लड़ाई हुई, ठीक है, और अफगान का शासक था शेर खां। तो अब समझ गए, ये शेर खां फरीद का कौन था? अफगानी था, और एक था हुमायूं। इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, जो युद्ध कहलाया चौसा नामक स्थान पर 1539 में। तो ये चौसा का युद्ध के नाम से जाना जाता है, चौसा का युद्ध, जो बक्सर के पास में ये। अब सुनना, इस लड़ाई में क्या हुआ कि जो शेर खां फरीद खान था, इसमें शेर खान जीत जाता है और यहाँ पर हुमायूं हार जाता है। और हुमायूं यहाँ से हारते ही हुमायूं फिर क्या करता है, ऐसी हुमायूं की हालत हो जाती है कि हुमायूं हार के भाग जाता है। और हुमायूं भाग के एक पास में कर्मनासा नाम की एक नदी थी, कर्मनासा, हालांकि यहाँ पे कोर्स में नहीं है, कर्मनासा नाम की रिवर थी, नदी, उसमें अपनी जान बचाने के लिए कूद जाता है। अब इसको तैरना आता नहीं था, कर्मनासा नाम की नदी में कूद तो गया, कि कहते हैं ना कि जब डर होता है ना पीछे, तो इंसान देखता नहीं सामने क्या है, ठीक है। तो कर्मनासा नाम की नदी के अंदर ही कूद गया, और वहाँ पर एक भिस्ती था, ठीक है, समुद्र के उस नदी के अंदर एक भिस्ती था, भिस्ती ने इसकी जान बचाई थी, ठीक है। भिस्ती ने इसको कैसे ही पकड़ के, मतलब वो तो तैरना जानता था, तो उसने इसको उठा के बाहर निकाला, मतलब कैसे करके नदी क्रॉस करवा दी। फिर उसके बाद में भिस्ती जो था, जिसने इसकी जान बचाई थी, उसका नाम था निज़ाम सक्का। उसका क्या नाम था? निज़ाम सक्का नाम था उसका, भिस्ती का। उसने इसकी जान बचाई। फिर निज़ाम सक्का जैसे ही उसको नदी पार करवाता है, उसके बाद में हुमायूं से पूछता है कि यार तूने मेरी जान बचा दी, बहुत बहुत आपको थैंक यू वेरी मच, जो भी, ठीक है। तो फिर निज़ाम सक्का से पूछता है कि बोल निज़ाम सक्का, यार मैं तुझे कुछ उपहार या फिर कुछ देना चाहता हूँ। तो कहते हैं, ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि इसकी बेगम कहती है, इसकी बेगम थी एक गुलबदन, एक तो क्या बेगम इतनी खूब होती थी, तो गुलबदन नाम की बेगम ऐसा कहती है, इतिहासकार ऐसा लिखते हैं कि गुलबदन बेगम के अनुसार निज़ाम सक्का ने कहा कि मैं एक दिन राजगद्दी पे बैठना चाहता हूँ, तो इसने एक दिन का शासक बनाया था उसको, ठीक है, निज़ाम सक्का को एक दिन का शासक बनाया था। एक दिन का शासक बनते वो भी बड़ा स्पेशल था, उसने भी अपने नाम के सिक्के चलाए, लेकिन चमड़े के सिक्के चलाए। ये बड़ा विश्व प्रसिद्ध एक मामला था कि लोग जो चांदी के चलाते थे, ये तांबे कांसे के चलाए, लेकिन इसने चमड़े के सिक्के चलाए और एक दिन का शासक भी बना था। ये छोटी सी स्टोरी है। और एक्चुअल में यहाँ से एक बात और भी है, ये नदी कूदी थी, उसके बाद में घूमता रहा वापस से। फिर ये क्या करता है, हिंदुस्तान को जीतने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ से शेर खान से हारने के बाद में भाग गया यहाँ से, दिल्ली सल्तनत इसके हाथ से दिल्ली चली गई। तो दिल्ली चली गई शेरशाह सूरी के पास में, ठीक है। शेरशाह सूरी कौन सा? जो इसके शेर खान ही है, शेरशाह सूरी है इसकी टाइटल है। तो शेर खान या फरीद खान के पास चली गई। अब ये जो हुमायूं था, ये भटकता रहा, और भटकल के आसपास एक जगह है भटकल, उसके आसपास में इसने एक शादी करी थी बाद में जाके हमीदा खान से, ठीक है। हमीदा से इसकी शादी होती है। और ये हमीदा कौन है आगे बताऊंगा जब अपन अकबर पढ़ेंगे। ये अकबर की माँ बनेगी आगे जाके, समझ रहे हो। अकबर जो बेटा होगा वो इसी हमीदा के होगा, आगे ध्यान रखना, आगे बताऊंगा मैं जब अकबर अपन पढ़ेंगे। उसके बाद शाहजहाँ, औरंगजेब, ये सब लाइन वाइज पढ़ने वाले हैं। तो वहाँ पर इसने शादी कर लेता है, फिर इसके बाद अकबर की वो जो माँ बनेगी वो सब बातें हैं। और उसके बाद में वापस हिंदुस्तान जीतना चाहता है, और फिर छोटी मोटी लड़ाइयाँ करते ये 1540 के अंदर हुमायूं जो है 1555 के अंदर 23 जुलाई 1555 के अंदर ये वापस से सेकेंड टाइम दिल्ली के ऊपर शासन कर लेता है। अब कुछ बातें बताता हूँ, मेरी स्टोरी तो आपको समझ में आएगी होगी। तो ऐसा है कि बाबर के बाद उसका पुत्र नासिरुद्दीन हुमायूं शासक बना, ठीक बात है। सेकंड, हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए शहर की स्थापना की। जैसे ही ये हुमायूं बना, फिर वहाँ पर एक दीन पनाह है, कहाँ पर? दिल्ली की, भाई दिल्ली के अंदर राज कर रही है, तो दीन पनाह नाम का एक शहर बसाया, ठीक है। और हुमायूं और अफगान के बीच में लड़ाई हो गई थी, कब? चौसा नामक स्थान में 1539 में, याद रखना, चौसा का युद्ध, हुमायूं वर्सेस फरीद खान या शेर खान। अब यहाँ पर फरीद खान या शेर खान जीत जाता है, ठीक है,
तो यहाँ पर मुगल हार गए भाई। मुगल का मतलब हुमायूं है, तो यहाँ पर ये शेर खान या फरीद खान हार गया। और अब यहाँ पर शेर खान जैसे ही जीतेगा, चौसा की जीत करेगा, तो अपने शेर खान ने क्या करा, शेर शाह की उपाधि धारण करी। यानी कि आफ्टर विक्ट्री इन चौसा शेर खान अटेंड द टाइटल ऑफ शेर शाह। कहेगा आज से मैं क्या हूँ, जैसे वो अपन पीछे पढ़ते थे वो गाजी वगैरह की उपाधि धारण करते थे, बाबर ने गाजी करी थी खानवा का युद्ध जीत के सांगा से, वैसे इसने युद्ध जीत के शेर शाह की टाइटल ग्रहण किया और अपने नाम के सिक्के चलाए एंड सर्कुलेटेड कोइंसिडेंस। मैंने अभी कहा था कि जो भी राजा बनेगा अपने नाम के सिक्के चलाएगा, ठीक है। इसके बाद अपने नाम के उसने सिक्के चलाए। इसके बाद में एक लड़ाई फिर हुई 1540 में कन्नौज या बिलग्राम के अंदर, ठीक है। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध शेर शाह व हुमायूं के बीच में मध्य हुआ। यहाँ पर हुमायूं हार गया फिर से, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ हारा था, ठीक है। उसके बाद में फिर हुमायूं हारा 1540 के युद्ध में। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था शेर शाह और हुमायूं के मध्य। और ये जो कन्नौज या बिलग्राम है ना स्टूडेंट, ये एमपी में पड़ता है। अब आप ये याद तो करोगे, कैसे साइड में लिख लिया कहीं पर, क्योंकि ये आपके नोट्स में नहीं लिखवा सकता मैं, है ही नहीं बुक में, तो कैसे लिखवा दूँ। तो कन्नौज या बिलग्राम एमपी मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है, और ये मैंने आपको बताई थी बक्सर के निकट ये बिहार के अंदर पड़ता है। तो कन्नौज या बिलग्राम की लड़ाई हुई थी शेर शाह के बीच में। हुमायूं फिर हार गया और यहाँ से भागेगा हुमायूं, ठीक है। यहाँ से हुमायूं भाग जाएगा और हुमायूं यहाँ से भागने के बाद, अब मैंने आपको कहा था ना छोटी स्टोरी, वो नदी में कूद जाएगा और वो सब है ना। इसके बाद में क्या करेगा कि 23 वापस हिंदुस्तान को जीतने की कोशिश करेगा और 23 जुलाई 1555 को आखिर में जीत भी लेगा ये। हुमायूं दूसरी बार दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि हुमायूं दूसरी बार दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा, ठीक है। पहला लड़ाई लड़ी थी, हार गया, दूसरी लड़ाई लड़ी तब भागा था, याद रखना, ठीक है। और उसके बाद में 23 जुलाई 1555 को वापस दिल्ली जीत जाता है और राजगद्दी बैठ जाता है। और कुछ समय बाद, ठीक है, वही बात है ना कि कर्म में जितना लिखा होता है उतना ही मिलता है, वही वाली बात है। ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाया हुमायूं। ascend the throne of Delhi for the second time on 23rd July 1555 AD, but after a short time on the 24th January 1556, लगभग इसको तो कितने 6-7 महीने हुए होंगे, he suffered a major injury due to sleeping on the steps of a library at Dinpana and died। और फिर क्या हुआ कि भले राजा तो बन गया था, लेकिन कुछ ही समय बाद 24 जनवरी को दीन पनाह के अंदर जो इसने लाइब्रेरी बनाई थी ना, पुस्तकालय, उसकी सीढ़ियों से फिसल गया था और गहरी चोट आ गई थी और वो मर गया था, ठीक है। फिर मैंने 2 बातें लिखी है, हुमायूं अफीम के नशे में रहता था तभी तो फिसला होगा, राइट, तभी तो फिसल के गिर गया। तो नशा कभी नहीं करना चाहिए। हुमायूं अफीम के नशे में चूर रहता था, वह ज्योतिष में आस्था रखता था, इसलिए उसने अपने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया। ही बिलीव्ड इन, अच्छा, हुमायूं was always under perpetual influence of opium, and second he believed in astrology and therefore formed a rule of wearing clothes of 7 different colors for 7 days in a week। ये थोड़ा अंधविश्वासी था और ये सब बातें मानता था। ये मेरी गारंटी के नोट्स के बाहर कुछ नहीं जाएगा। होता क्या है कि हिस्ट्री, इतिहास बहुत बड़ा होता है, इतनी बड़ी बड़ी बुक्स आती है, लेकिन मेन चीज़ वो है, सिलेक्शन उसी का होता है कि क्या तो छोड़ना है और क्या पढ़ना है। क्या छोड़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़ी बहुत बुक होती है, उसमें क्या छोड़ें भाई। पेपर तो 3 घंटे का ही होगा, उसमें हिस्ट्री तो 20 नंबर की है, तो इतनी सर थोड़ी लिख के आनी है वहाँ पर। 20 मिनट का मतलब क्या होता है, 20 मिनट का मतलब है 3 घंटे का अपोन कर लो आप, जैसे 4 टुकड़े हो गए, 20 के 80 नंबर का पेपर होता है। तो अगर मैं बात करता हूँ लगभग 40 मिनट के अंदर हिस्ट्री को लिखना होता है, इतना टाइम आपको हिस्ट्री को मिलेगा। तो उसके अंदर पूरी हिस्ट्री शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, 3-4-5 क्वेश्चन तो आने वाले हैं, इससे ज़्यादा आएंगे नहीं। इसलिए जो शॉर्ट और फर्स्ट क्लास नोट्स बनवा रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, ये ही याद हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए अच्छे से परफेक्ट साथ के साथ नोट्स बनाना, लाइन टू लाइन नोट करना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे 1 मार्क्स का हो, चाहे 7 मार्क्स का हो, चाहे 6, 5 और कितने मार्क्स का हो, ठीक है। अच्छे से पढ़ो। मॉर्निंग में डेली आपको वीडियो मिल रहा है, बड़ी मेहनत लग रही है, आप भी इसका मेहनत का फ़ायदा उठाओ। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बताता हूँ फिर एक नई स्टोरी। ओके।